हेलो एमए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कैटल्स फैक्टर एनालिसिस थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। कैटल का कारक विश्लेषण व्यक्तित्व सिद्धांत। आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में कैटल के 16 पीएफ के बारे में पढ़ा था। इनके द्वारा जो मापनी डेवलप की गई थी उसके बारे में पढ़ा था। आज जो हम आपको बताने चल रहे हैं वह कैटल के कारक विश्लेषण सिद्धांत को बताने चल रहे हैं, और वह भी किसके बारे में? व्यक्तित्व के बारे में। तो सबसे पहले हम कैटल के बारे में थोड़ी बातें जानते हैं। कैटल का जन्म 1905 में हुआ था, और इनकी जो रुचि थी वह हमेशा एक ऐसी खोज करने में थी, जैसे मात्रात्मक विधियों में इनकी रुचि ज़्यादा थी। कैटल ने अपने अध्ययन के लिए फैक्टर एनालिसिस मेथड को ज़्यादा उपयोग किया था, कारक विश्लेषण विधि का उपयोग किया था। इसी कारण से इनका जो व्यक्तित्व अध्ययन है वह भी इन्होंने कारक विश्लेषण विधि के द्वारा ही प्रतिपादित किया। कैटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व सिद्धांत कारक विश्लेषण सिद्धांत कहलाता है। कैटल इंग्लैंड में जन्म लिए थे और यहीं पर इन्होंने एजुकेशन भी प्राप्त किया, शिक्षा भी प्राप्त की, और 1941 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में ये साइकोलॉजी के लेक्चरर हुए, टीचर हुए, और 1944 से लेकर 1973 तक ये अमेरिका में के ही विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी के प्रोफेसर पद पर रहे। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी, और ये डायरेक्टर के पोस्ट पर भी थे, बिहेवियर रिसर्च के डायरेक्टर के पोस्ट पर भी थे। इन्होंने साइकोलॉजी में बहुत सारी किताबें लिखी और बहुत सारे परीक्षणों का निर्माण भी किया। इन्होंने अनेक परीक्षणों का निर्माण ही नहीं किया, उनका मानकीकरण भी किया। इसमें इनका कल्चर फ्री टेस्ट इंटेलिजेंस को लेकर, इसके अलावा मोटिवेशन एनालिसिस टेस्ट, और आप लोगों ने 16 पीएफ को किया ही है। तो और 16 पीएफ के बारे में आप जानते हैं कि यह कितना लोकप्रिय परीक्षण है। तो आज हम पहले कैटल के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम आपको थोड़ा सा 16 पीएफ के बारे में भी बताएंगे। कैटल का जो पर्सनालिटी थ्योरी है वह व्यक्तित्व सिद्धांत के आधार पर विकसित की गई है, और ये जो पर्सनालिटी थ्योरी है यह शील गुण सिद्धांत के आधार पर डेवलप की गई है। कैटल ने भी अनेक मनोवैज्ञानिकों की तरह शील गुण प्रत्यय का उपयोग भी किया है। कैटल के अतिरिक्त आइजेंक ने भी कारक विश्लेषण के आधार पर ही व्यक्तित्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेकिन कैटल का सिद्धांत इसलिए अपने आप में महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्योंकि कैटल ने अपने सिद्धांत में कारक विश्लेषण को लिया, और शील गुण पर तो बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने कार्य किया, लेकिन कारक विश्लेषण को लेकर चलने वाले यह अपने आप में एक बहुत ही अग्रणी मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं। कैटल ने कारक विश्लेषण के आधार पर शील गुणों को ज्ञात किया, और इसी के आधार पर इन्होंने अपने सिद्धांत की, अपने परीक्षण की व्याख्या की। कैटल ने व्यक्तित्व की संरचना और शील गुण के बारे में कुछ बातें, तथ्य बताए हैं। कैटल ने व्यक्तित्व के जितने भी सिद्धांत हैं, जो भी है, कैटल ने व्यक्तित्व की संरचना शील गुणों के आधार पर बताते हुए व्यक्तित्व के प्रमुख तत्व के रूप में शील गुण को माना है। कैटल ने कहा है कि व्यक्तित्व को सही ढंग से परिभाषित करने के लिए
व्यक्तित्व के से संबंधित सभी प्रत्ययों के बारे में सही ढंग से जानकारी रखनी आवश्यक है। अगर हमको प्रत्ययों की सही जानकारी, कैसे प्रत्यय जो व्यक्तित्व से रिलेटेड है, कैटल का मानना है कि अगर व्यक्तित्व से रिलेटेड जितने भी फैक्टर हैं, कॉन्सेप्ट हैं, अगर उनके बारे में हम सही जानकारी नहीं रखते हैं तो हम व्यक्तित्व की व्याख्या भी सही ढंग से नहीं कर सकते। व्यक्तित्व को हम परिभाषित ही सही ढंग से नहीं कर सकते। कैटल ने जो व्यक्तित्व को परिभाषित किया है, उन्होंने कहा है व्यक्तित्व वह है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी दी हुई परिस्थिति में एक व्यक्ति क्या करेगा। व्यक्तित्व व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार और बाह्य व्यवहार से संबंधित है। इसके पहले भी आपने जब पर्सनालिटी का पेपर शुरू किया था पढ़ना, तो आपने आलपोर्ट की परिभाषा पढ़ी थी और आपने पढ़ा था कि कई परिभाषाओं का विवेचन करके आलपोर्ट ने भी ये बात कही थी कि व्यक्तित्व जो है आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यवहार से संबंधित है। उन्होंने मनोदैहिक, मानसिक और शारीरिक दोनों गुणों की बात की थी। कैटल की जो परिभाषा है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व के अध्ययन में व्यक्ति के समग्र व्यवहार को सम्मिलित करना चाहिए। यानी व्यक्ति का जो अध्ययन हम व्यक्तित्व का करते हैं वह उसके किसी एक पक्ष या पोर्शन के आधार पर हम करेंगे तो यह सही अध्ययन नहीं होगा। कैटल की परिभाषा में 2 पॉइंट मुख्य रूप से हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व का संबंध व्यक्ति के भावी व्यवहार से होता है, और दूसरी चीज इन्होंने ये कहा है कि एक परिस्थिति विशेष में एक व्यक्ति क्या करेगा यह समझने के लिए व्यक्तित्व के गणितीय आधार को समझना आवश्यक है। क्योंकि एक यह सर्वमान्य बात है कि परिस्थितियां अलग अलग होती हैं या अलग अलग परिस्थितियों में व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग हो सकता है, लेकिन कई बार हमने ये देखा है कि एक ही परिस्थिति में अलग अलग व्यक्तियों का परिस्थिति एक होती है, उद्दीपक एक होता है, लेकिन व्यक्तियों का व्यवहार अलग अलग होता है। तो कौन सा व्यक्ति किस तरह के व्यवहार को करेगा, इसको समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तित्व के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझें। कैटल के व्यक्तित्व सिद्धांत में उन्होंने कुछ विशेष बिंदुओं के बारे में बात की है। कैटल का जो व्यक्तित्व सिद्धांत है उसमें सबसे पहला जो चीज है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, वह है ट्रेट्स, शील गुण। शील गुण के बारे में आपको पर्सनालिटी के पेपर में अनेक बार बताया जा चुका है। कैटल ने शील गुण को कैसे परिभाषित किया। कैटल ने बताया कि शील गुण एक मानसिक संरचना और अनुमान है जो निरीक्षित व्यवहार पर आधारित है, जिससे व्यवहार की नियमितता या संगति के संबंध में पता चलता है। यानी यह जो डेफिनेशन है शील गुण की वह कैटल ने दी है। अब हम आपको एक बार फिर से थोड़ा सा शील गुण के बारे में बता दें कि जब मैकडूगल ने जो मूल प्रवृत्ति की अवधारणा दी थी वह काफ़ी समय तक लोगों के बीच में लोकप्रिय रही, लेकिन इसके बाद शील गुणों को विशेष महत्व दिया जाने लगा और शील गुण के आधार पर व्यवहार की व्याख्या की जाने लगी। कैटल ने भी शील गुण को ही अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में शामिल किया, और यह शील गुण ऐसे प्रत्यय होते हैं जिसके आधार पर किसी व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है, और शील गुण जो हैं वह एक व्यक्ति में शील गुण जो होते हैं उनसे संबंधित
कई विशेष पक्ष होते हैं। अगर व्यक्ति में उससे संबंधित एक शील गुण है तो उसके कई पक्ष उस व्यक्ति में दिखाई देते हैं। कैटल ने कारक विश्लेषण विधि की सहायता से शील गुणों का विश्लेषण किया और इन्होंने पहले जब शील गुणों को लिया तो इन्होंने ये पाया कि 17,953 शील गुणों का विश्लेषण किया और विश्लेषण के बाद 160 शील गुण और इसके बाद इसमें कैटल ने 11 शील गुण और जोड़े और इस तरह से कुल 171 शील गुण इन्होंने पाए। कैटल ने कारक विश्लेषण की सहायता से शील गुणों का विशेष अध्ययन किया। आपको पता है कि कारक विश्लेषण की विधि का उपयोग हम फैक्टर एनालिसिस एक बहुत ही उच्च सांख्यिकी विधि है जिसके आधार पर, जैसे आपने पढ़ा 2x3 फैक्टर एनालिसिस, आप रिसर्च का पेपर में भी कारक विश्लेषण को पढ़े हैं। तो कारक विश्लेषण के आधार पर इन्होंने जो शील गुणों की संख्या की पाई और अंत में इन्होंने बताया कि केवल 35 शील गुण ऐसे हैं जिसके आधार पर विभिन्न प्रकार के व्यवहारों की व्याख्या की जा सकती है। और कैटल ने शील गुण के मुख्यतः 2 प्रकार बताए हैं। यह जो 2 प्रकार कैटल ने शील गुणों के बताए हैं उसमें एक है सरफेस ट्रेट्स और दूसरा है सोर्स ट्रेट्स। सरफेस या सतही शील गुण ऐसे शील गुण हैं जो व्यक्तित्व की ऊपरी सतह या परिधि पर स्थित होते हैं। ऊपरी सतह या परिधि का मतलब क्या है? जो दिखाई देते हैं और दैनिक जीवन की क्रियाओं में अभिव्यक्त होते हैं। इस प्रकार के शील गुण जो हैं कभी भी आसानी से व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के व्यवहार में दिखाई दे सकते हैं। जैसे व्यक्ति खुश रहने वाला है, क्रोध करने वाला है, दुखी रहने वाला है, ईमानदार है, प्रसन्न चित्त है, ये सी। इसके अलावा इन्होंने सोर्स ट्रेट्स की बात की है। सतही शील गुणों के अलावा इन्होंने मूल या स्रोतशील गुण की बताया है। कैटल ने कहा है कि इन्हीं मूल शील गुणों का व्यक्तित्व की संरचना में महत्वपूर्ण कार्य होता है। यह शील गुण जो हैं वह सतही शील गुणों की अपेक्षा कम होते हैं, लेकिन यह सीधे सीधे निरीक्षण नहीं किए जा सकते। वास्तव में ऐसे जो शील गुण होते हैं, यह जैसे कि सतही शील गुण इन्होंने कहा कि ऊपर ही दिखाई देते हैं, लेकिन मूल या स्रोतशील गुण की जानकारी हमें तब होती है तब जबकि मूल शील गुणों से संबंधित सतही शील गुण एक साथ मिलते हैं या दिखते हैं। तो इस तरह से इन्होंने मुख्य रूप से 2 प्रकार के शील गुणों की बात की। कैटल ने यह बताया है कि 35 जो उन्होंने शील गुण बताए हैं, 35 शील गुणों में से 23 मूल शील गुण सामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं और 12 मूल शील गुण ऐसे हैं जो कि असामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं। 23 जो मूल शील गुण सामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं उसमें भी उन्होंने 16 शील गुणों को बहुत महत्वपूर्ण बताया। अब आपको 16 शील गुण बताते ही कुछ याद आ रहा होगा, 16 PF, 16 व्यक्तित्व कारक। कैटल ने जो अपना परीक्षण निर्मित किया वह 16 व्यक्तित्व कारकों के आधार पर ही है। तो इस तरह से आपने पहली चीज ये ध्यान दिया कि इन्होंने अनेक शील गुणों की खोज की और फिर कारक विश्लेषण के आधार पर 35 शील गुण बताए और 35 शील गुण में से भी इन्होंने केवल 23 शील गुण ऐसे बताए
जो कि सामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं। और उसमें भी कितने शील गुणों को मुख्य माना? 16। और इसी 16 शील गुणों के आधार पर कैटल का बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व परीक्षण, जिसे कि 16 PF के नाम से जाना जाता है, वह उन्होंने निर्मित किया। कैटल ने मूल शील गुणों को भी 2 भागों में बांटा है। एक तो पर्यावरण से प्रभावित शील गुण और दूसरा शरीर गठन से प्रभावित शील गुण। कैटल के अनुसार पर्यावरण प्रभावित शील गुण वह शील गुण हैं जो कि वातावरणीय कारकों से प्रभावित होते हैं, और शरीर गठनात्मक शील गुण ऐसे शील गुण हैं जिनमें जो आनुवांशिक कारक हैं वह बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने जितने भी व्यक्तित्व सिद्धांत पढ़े होंगे, अधिकांश में आप ये देखते हैं किसी ने वातावरणीय कारकों को प्रमुखता दी, किसी ने शरीर गठनात्मक कारकों को प्रमुखता दी। लेकिन अब आप ये देखिए कि कैटल एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने कि वातावरणीय कारकों के साथ साथ आनुवांशिक कारकों को भी महत्व दिया। कैटल ने जो शील गुणों का विभाजन इस आधार पर भी किया है कि जिस व्यवहार से यह शील गुण संबंधित होते हैं, और कैटल ने इस आधार पर 3 प्रकार के शील गुण बताए: गत्यात्मक शील गुण, योग्यताशील गुण और चित्त प्रकृति शील गुण। गत्यात्मक शील गुण ऐसे शील गुण हैं जिसमें व्यक्ति का व्यवहार एक विशेष लक्ष्य की ओर अग्रसरित होता है। यानी व्यक्ति जो है, जो गतियां करता है, व्यक्ति, आपने पढ़ा है पर्सनालिटी की जो डेफिनेशन पढ़ी है उसमें ये पढ़ा है कि व्यक्तित्व जो है वह, आप आलपोर्ट की परिभाषा में पढ़े कि ये गति करता है, स्थिर नहीं होता है। तो ऐसे व्यवहार जो एक विशेष प्रकार की गतियों की ओर होते हैं, और इसमें अभिवृत्ति, मनोभाव आदि आते हैं। योग्यताशील गुण ऐसे शील गुण होते हैं कि यह बताते हैं कि व्यक्ति जो है किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितनी कैपेसिटी, कितनी एबिलिटी रखता है। यानी कैटल ने यह बताया है कि एक व्यक्ति अपने लक्ष्य तक जो अग्रसर होता है, साथ ही साथ उसमें किस प्रकार की योग्यता है। और तीसरी चीज इन्होंने कही है चित्त प्रकृति शील गुण। ये टेम्परामेंट से संबंधित है, ऐसा शील गुण जो व्यक्ति के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसके प्रयास में उत्पन्न होते हैं, और व्यक्ति की गति, शक्ति और संवेगात्मक अनुक्रिया से संबंधित होते हैं। यानी इस तरह से हमने ये देखा कि कैटल ने मुख्य रूप से जो शील गुण हैं उसको 2 उसमें बांटा, सतही और मूल। और फिर मूल शील गुणों को भी 2 भागों में बांटा, पर्यावरण से संबंधित और शरीर गठन से संबंधित। इसके अलावा इन्होंने यह भी कहा कि जिस व्यवहार से संबंधित ये शील गुण होते हैं, उस व्यवहार से संबंधित व्यक्ति में गति की जो है वह अपने लक्ष्य तक जाने की कितनी सामर्थ्य है, और साथ ही साथ वह व्यक्ति किस प्रकार की शक्ति और संवेगात्मक अनुक्रिया से संबंधित होकर क्रिया को करता है। कैटल ने कहा है कि शील गुण व्यवहारों के एक सतत प्रतिरूप है, कंटिन्यूअस पैटर्न है। यानी यह व्यक्ति के व्यवहार में एक तरीके के रूप में, प्रतिमान के रूप में, प्रतिरूप के रूप में दिखाई देते हैं। यानी व्यक्ति जो कुछ भी व्यवहार या क्रिया करता है उसके आधार पर उसके शील गुणों के संबंध में अनुमान लगाया जा सकता है। यह शील गुण तुरंत के तुरंत परिवर्तित नहीं होते हैं,
व्यक्ति में स्थायी तौर पर पाए जाते हैं, और जो व्यक्ति के स्थायीशील गुण हैं वह उसके व्यवहार में हमेशा परिलक्षित होते रहेंगे। यह शील गुण कभी भी उसके व्यवहार को देखकर उसके शील गुणों के बारे में समझा जा सकता है। कैटल ने सतही शील गुणों की अपेक्षा स्रोतशील गुणों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है, और इनका यह मानना है कि सतही शील गुणों का जो निर्धारण है वह स्रोतशील गुणों के द्वारा होता है। कैटल ने व्यक्तित्व संबंधी आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रमुख सोर्स बताए हैं। उसमें से पहली चीज जो है जीवन अभिलेख आंकड़े। जीवन अभिलेख आंकड़ों का संबंध ऐसे आंकड़ों से होता है जो कि व्यक्ति के बारे में जानकारी लिए जाते हैं। जैसे ऐसे आंकड़े स्वमूल्यांकन हो सकते हैं, प्रश्नावली के रूप में हो सकते हैं, कारक विश्लेषण के द्वारा हो सकते हैं, यानी इन्होंने जो 16 PF निर्मित किया है उसके आधार पर हो सकते हैं। और इस प्रकार के आंकड़ों के द्वारा व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। कैटल ने अपने जो आंकड़े जीवन अभिलेख आंकड़ों के अलावा कुछ विशिष्टीकरण समीकरण के बारे में भी बातें की है, यानी एक ऐसा इन्होंने इक्वेशन एक समीकरण दिया है जिससे व्यक्तित्व की व्याख्या की जा सकती है। और कैटल ने जो व्यक्तित्व के बारे में समीकरण दिया है वह बहुत कुछ कर्ट लेविन द्वारा जो समीकरण दिया गया था B = F P × E, यानी फंक्शनल रिलेशन बिटवीन पर्सन एंड एनवायरनमेंट, यह जो लेविन ने समीकरण दिया था। कैटल का जो समीकरण है वह है R = S1 T1 + S2 T2 + S3 T3, यानी जितने भी ये आगे n बढ़ता चला जाएगा। कैटल के समीकरण में R का अर्थ रिस्पॉन्स या प्रत्युत्तर है, T का अर्थ ट्रेट्स या शील गुण है, S का अर्थ परिस्थिति परक प्रासंगिकता या स्टिमुलस से रिलेटेड है। कैटल ने व्यक्तित्व की व्याख्या योग्यताशील गुण, चित्त प्रकृति और अन्य शील गुणों के आधार पर की है, और इसीलिए उन्होंने यह समीकरण भी दिया है। कैटल ने गत्यात्मक शील गुण भी बताए हैं। कैटल ने व्यक्तित्व गतिकी या व्यक्तित्व के गत्यात्मक पहलू की व्याख्या गत्यात्मक शील गुणों के आधार पर की है। गत्यात्मक शील गुणों को कैटल ने बताया है कि गत्यात्मक शील गुणों का अर्थ ऐसी प्रेरणाओं से है जो व्यक्ति के व्यवहार को लक्ष्य तक बढ़ाते हैं। आपने इसके पहले भी अभिप्रेरणाओं के बारे में अनेक सिद्धांतों के में पढ़ा है, और आपको ये पता है कि जो मोटिव्स होते हैं वो ऐसे फैक्टर होते हैं जो व्यक्ति को तब तक प्रेरित करते रहते हैं, तब तक दबाव डाले रहते हैं जब तक कि वह व्यक्ति अपना लक्ष्य प्राप्त न कर ले। कैटल ने गत्यात्मक शील गुणों को 3 प्रकार बताए हैं। इसमें एक चीज उन्होंने बताई है अभिवृत्ति। स्टूडेंट्स, आपने अभिवृत्ति के बारे में पढ़ा हुआ है। अभिवृत्ति आपने BA पार्ट 2 में भी पढ़ा, MA में भी सोशल साइकोलॉजी के पेपर में पढ़ रहे हैं। अभिवृत्ति क्या है? अभिवृत्ति एक प्रकार की मानसिक तत्परता होती है, और जो कि संज्ञान, भाव और क्रिया जैसे तत्वों के इसमें पाए जाते हैं। यानी अभिवृत्ति के यह 3 प्रमुख
घटक हैं। व्यक्ति की जैसी अभिवृत्ति होगी वह व्यक्ति उसी प्रकार का कार्य करता है। तो कैटल का कहना है कि अभिवृत्ति का अर्थ है कि व्यक्त गत्यात्मक चर या वह अभिव्यक्ति जो व्यक्ति की आंतरिक गत्यात्मक संरचना के संबंध में होती है। हमने अभी आपको कहा कि व्यक्ति की एक तरह से मानसिक मेंटल सेट, मानसिक तत्परता, इसी के आधार पर किसी परिस्थिति विशेष में व्यक्ति क्या क्रिया करेगा क्या नहीं करेगा यह डिसाइड होता है। कैटल ने भी ये कहा है कि अभिवृत्ति के द्वारा एक परिस्थिति विशेष में व्यक्ति किस तीव्रता के साथ किसी क्रिया को करने में रुचि लेता है, कौन सा कार्य क्षेत्र, किस प्रकार की विशेष क्रियाएं, धर्म, व्यवसाय, मनोरंजन, कोई भी घर का काम, यह सब उसके मेंटल सेट पर डिपेंड करता है, जिसे कि हम अभिवृत्ति कह रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने एक वर्ड अर्घ, ERG, अर्घ का उपयोग किया है, जिसके की उत्पत्ति ERGON, अर्गन शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है कार्य या ऊर्जा। यानी कैटल ने भी अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में ऊर्जा शब्द का उपयोग किया है। स्टूडेंट्स, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप मुझे जवाब दीजिएगा कि और किसने इस ऊर्जा शब्द का प्रयोग अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में किया है। मैंने आपको पढ़ा दिया है, बता दिया है। आज हम कैटल के सिद्धांत में चूंकि यह वर्ड आया है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे कल मैसेज दीजिएगा कि आपने और किसके सिद्धांत में यह ऊर्जा वर्ड पढ़ा है, जिसको कि कैटल ने अर्घ शब्द का नाम दिया है। कैटल ने अर्घ शब्द का उपयोग उसी प्रकार से किया है, उसी रूप में किया है, जिस रूप में मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति शब्द का उपयोग किया है। आपको याद आया मूल प्रवृत्ति शब्द क्या था मैकडूगल का? मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात माना था। कैटल ने अर्घ शब्द का प्रयोग ड्राइव के बदले में किया है, अंतर्नोद के बदले में किया है। कैटल का विचार है कि व्यक्ति के सभी प्रकार के व्यवहार का जो ऊर्जा स्रोत है वह अर्घ ही है। यानी व्यक्ति जो जितने भी प्रकार के व्यवहार को करता है वह मुख्य रूप से उसका मुख्य कारण अर्घ होता है। अब यहाँ पर कैटल ने मैकडूगल की भांति ये माना है कि अर्घ जो है वह जन्मजात है। आपने अभिप्रेरणा में अंतर्नोद शब्द पढ़ा है। अंतर्नोद आपने भूख, प्यास, इनके लिए आप यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जन्म से होते हैं और जीवन रक्षा के लिए आवश्यक होती है इनकी पूर्ति। वैसे ही कैटल ने भी अर्घ को जन्मजात माना है और अर्घ जो है शरीर गठनात्मक स्त्रोतशील गुण है। कैटल का मतलब है कि अर्घ अभिप्रेरणा से संबंधित एक ऐसा प्रत्यय है जिसे कि इन्होंने अभिप्रेरणा की मूल इकाई के रूप में माना है। और कैटल ने फैक्टर एनालिसिस के आधार पर, कारक विश्लेषण के आधार पर 11 प्रकार के अर्घ बताए हैं, जैसे उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, सेक्स, सामुदायिकता, बचाव, आत्मदृढ़ कथन, सुरक्षा, भूख, क्रोध, विरक्ति, आग्रह, विनम्रता आदि। इस प्रकार कैटल ने 11 प्रकार के अर्घ बताए हैं और अर्घ को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा है कि अर्घ एक प्रकार की अर्जित मनोशारीरिक गुण है, जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य उद्दीपकों या वस्तुओं की अपेक्षा कुछ उद्दीपकों या वस्तुओं के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया करता है और इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप
उसे विशिष्ट संवेग की अनुभूति होती है। यानी कैटल ने अर्घ के साथ संवेगों को भी जोड़ा है। कैटल ने अपने सिद्धांत में मनोभावों सेंटिमेंट्स के बारे में भी बताया है। कैटल ने इन सेंटिमेंट्स या मनोभावों को आनुवांशिक नहीं माना है, बल्कि यह कहा है कि यह सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से विकसित होते हैं और मनोभावों को एक प्रकार से वातावरणीय परिमार्जित गत्यात्मकशील गुण कहा है। यानी यह वातावरण से संबंधित होते हैं जो मनोभाव होते हैं। परिमार्जित गत्यात्मक मूलशील गुण इसलिए कहा है क्योंकि जैसे मनोभाव होंगे व्यक्ति की क्रियाएं उसी प्रकार की होंगी। कैटल ने यह कहा है कि मनोभाव अर्जित गत्यात्मकशील गुण संरचना है जो इसके कारक को किसी वस्तु या वस्तुओं के समूह के प्रति ध्यान देने, अनुभव करने और प्रतिक्रिया करने का कारण बनती है। आप ये देखिए, आप बहुत ही सामान्य जीवन का ये अनुभव होता है कि वातावरण में बहुत सारे उद्दीपक होते हैं और हमारी क्रियाएं जो होती हैं वह हमारे जो अनुभव होते हैं उनके आधार पर होती हैं। तो एक तरह से यह व्यक्ति की क्रियाओं को गति देने वाले होते हैं और जन्म से ऐसा नहीं होता है, बल्कि यह सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के कारण ऐसा होता है। कैटल और ने अपने सहयोगियों के साथ जो अध्ययन किया उसमें बताया कि मनोभाव महत्वपूर्ण सांस्कृतिक वस्तुओं, संस्थाओं, व्यक्तियों आदि के बारे में होते हैं। इन लोगों ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह भी बताया कि जो नवयुवक होते हैं उनके मनोभाव जो होते हैं वह अपनी सर्विस को लेकर, बिजनेस को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर, साथ ही साथ बहुत सारी मैकेनिकल इंटरेस्ट को लेकर, धर्म, माता पिता, जीवन साथी और सेल्फ, इन सब को लेकर होते हैं। और इन्होंने इस प्रकार से 21 मनोभाव अध्ययन के द्वारा ज्ञात किए और इन मनोभावों में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण और स्थिर जो मनोभाव पाया वह है आत्म मनोभाव, सेल्फ सेंटिमेंट, और इसमें सबसे अधिक संगतता भी इन्होंने पाई। अब यह आत्म मनोभाव कैटल ने किसे कहा है, आइए हम लोग इसको समझ लें। कैटल ने कहा है कि व्यक्तित्व के गत्यात्मकशील गुणों की संरचना को समझने के लिए, माने एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में किस प्रकार के ऐसे शील गुण हैं जो उसके व्यवहार को निर्धारित करते हैं, इस बात की व्याख्या को करने से पहले हमें सबसे पहले उसके आत्म प्रत्यय को समझना होगा। अब फिर हम आपको एक बार आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं ऐसे अनेक मनोवैज्ञानिकों की ओर जिन्होंने आत्म प्रत्यय के बारे में बताया है। आपने रोजर्स का भी पढ़ा, लेविन का भी पढ़ा, बंदूरा का भी पढ़ा, फ्राइड को भी पढ़ा, और सबने कहीं न कहीं इस सेल्फ के बारे में कुछ बताया है और सबके सेल्फ में कुछ न कुछ अंतर भी है। तो आत्म संरचना, व्यक्ति की जो गतिक संरचना है उसको समझने के लिए जो सेल्फ के बारे में इन्होंने बात की, आत्म प्रत्यय के संदर्भ में जो बात की, वह है कि आत्म मनोभाव में व्यक्ति अपने आत्म की ओर, सेल्फ की ओर, स्व की ओर पूरा ध्यान देता है। आत्म मनोभाव से ही वास्तविक आत्म का निर्माण होता है। वास्तविक आत्म का अर्थ है व्यक्ति जैसा है वही उसका वास्तविक आत्म है। क्या वह दिखाना चाहता है, क्या वो प्रकट करना चाहता है, नहीं, वह वास्तव में जैसा है।
और आत्म मनोभाव से ही, जो सेल्फ सेंटिमेंट से ही आदर्श आत्म का निर्माण होता है। आदर्श का अर्थ क्या है यहाँ पर? ऐसा आत्म जो व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, जो दूसरों की नज़र में है, इसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ यह बात हो रही है कि व्यक्ति जो है स्वयं किस प्रकार का स्वयं को डेवलप करना चाहता है। तो आदर्श आत्म का मतलब है कि व्यक्ति जो है स्वयं को किस प्रकार से बनाना चाहता है। जो व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है वही उसका आदर्श आत्म है। कैटल ने अर्ग, मनोभाव, अभिवृत्ति आदि के बारे में जो बताया है, इस सारी चीज़ों को उन्होंने एक ऐसे रूप में समझाया है, सहायकी के रूप में बताया है, जिसको कि इन्होंने गत्यात्मक जाल का नाम दिया है। यानी सहायकी वह प्रक्रिया है जिसमें अर्ग, मनोभाव और अभिवृत्तियाँ एक दूसरे के सहायक के रूप में कार्य करते हैं और एक दूसरे की प्रबलता में भी सहायक होते हैं। इसी को कैटल ने गत्यात्मक जाल कहा है। यानी गत्यात्मक जाल को एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, आप लोग के प्रश्न में ये अक्सर पूछा जाता है कि कैटल द्वारा वर्णित गत्यात्मक जाल क्या है। तो जो इन्होंने अर्ग, मनोवृत्ति, अभिवृत्ति, मनोभाव, इन सब को बताया है, यह सब मिलकर कैसे एक व्यक्ति की क्रियाओं को संचालित करते हैं, कैसे उसे गति प्रदान करते हैं, इसको इन्होंने एक विशेष संरचना के द्वारा समझाया है और इसे ही इन्होंने एक गत्यात्मक जाल का नाम दिया है। कैटल ने व्यक्तित्व विकास का अध्ययन करने के लिए दो प्रकार के उपागम बताए हैं। एक प्रकार का उपागम वर्णनात्मक होता है और दूसरा सैद्धांतिक। वर्णनात्मक उपागम में व्यक्ति के जीवन काल में होने वाले समस्त प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तनों का वर्णन किया जाता है, जबकि सैद्धांतिक उपागम में पर्यावरण, परिपक्वता, अधिगम आदि के आधार पर व्याख्या की जाती है। कैटल ने व्यक्तित्व विकास की जो व्याख्या की है वह दोनों प्रकार के उपागमों के आधार पर की है। कैटल ने मनोविश्लेषण संबंधी सिद्धांतों और अधिगम संबंधी सिद्धांतों का उपयोग अपने व्यक्तित्व विकास के वर्णन में किया है। कैटल का यह मानना है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में अर्ग और अर्गों का समूह निरंतर परिवर्तित होता रहता है और परिवर्तित ही नहीं होता रहता है, बल्कि इसमें संशोधन भी होता रहता है, जिसे व्यक्ति मॉडिफाई भी करता रहता है और इसके फलस्वरूप जो है व्यक्ति के आत्म की संरचना होती है। कैटल ने अधिगम के आधार पर व्यक्तित्व के विकास को बताया है और इसके बारे में हम डिटेल आपको जब कैटल के नेक्स्ट पोर्शन के बारे में बताएंगे तो बताएंगे। अभी हम आपको थोड़ा बता रहे हैं कि कैटल ने प्राचीन अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन और समाकलन अधिगम के बारे में अपने सिद्धांत में बताया है। कैटल ने कहा है कि व्यक्ति की जो संवेगात्मक अनुक्रियाएं हैं वातावरण के उद्दीपकों के साथ अनुबंधित हो जाती हैं। प्राचीन अनुबंधन को याद करिए, अधिगम के लिए पैवलोव के प्रयोग को याद करिए कि कैसे पैवलोव ने उद्दीपकों के साथ संबंध को जोड़कर कुत्ते में लार स्त्राव की प्रक्रिया कराई थी। प्राचीन और नैमित्तिक अनुबंधन का मुख्य अंतर क्या है? प्राचीन अनुबंधन जो है उद्दीपक प्रकार का होता है, यानी उसमें दो उद्दीपक या दो से अधिक हो सकते हैं, जबकि नैमित्तिक अनुबंधन में
जो उद्दीपक है वह रीइंफोर्समेंट के रूप में भी हो सकता है और इसके आधार पर व्यक्ति क्रिया करता है। तो प्राचीन अनुबंधन में व्यक्ति की संवेगात्मक अनुक्रियाएं वातावरण के उद्दीपकों के साथ अनुबंधित हो जाती हैं। यानी व्यक्ति ये जोड़ लेता है कि किस प्रकार के उद्दीपक के साथ किस प्रकार के इमोशंस हैं। उसके अपने आप वो ये अनुबंधन कर लेता है कि इस उद्दीपक से इस प्रकार की अनुभूति या इमोशन होंगे। नैमित्तिक अनुबंधन के आधार पर इन्होंने ये बताया है कि अर्घ से कैसे लक्ष्यों की संतुष्टि होती है। कैटल ने ये बताया है कि जो गत्यात्मक जाल, अभी हमने आपको बताया कि अर्घ, अभिवृत्ति, मनोभाव, यह सब मिलकर गत्यात्मक जाल का निर्माण करते हैं। तो किस प्रकार से यह जो गत्यात्मक जाल है वह कैसे व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है और इसमें जो विशेष भूमिका होती है वह नैमित्तिक अनुबंधन की होती है। इसके अलावा कैटल ने समाकलन अधिगम के बारे में भी बताया है। नैमित्तिक अनुबंधन का ही व्यापक रूप जो है इंटेग्रेशन लर्निंग या समाकलन अधिगम के नाम से जाना जाता है। समाकलन अधिगम ऐसा अधिगम होता है जिसमें कि व्यक्ति दीर्घकालिक संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। यानी वह तुरंत की संतुष्टि के स्थान पर दीर्घकालिक संतुष्टि के लिए प्रयास करता है और इसके लिए जो वह अभिव्यक्ति करता है, कुछ अर्गों की अभिव्यक्ति करता है, कुछ की अभिव्यक्ति करता है और कुछ को वह दमित भी कर लेता है। इसका मतलब क्या है कि वह सब्लिमेशन का उपयोग करता है। कैटल ने बताया है कि आत्म और परा अहम मनोभावों के निर्माण में समाकलन अधिगम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इंटीग्रेशन लर्निंग है वह आत्म और परा अहम मनोभावों के निर्माण में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना है इन्होंने। हम आपको कैटल के सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा कुछ और 16 पीएफ के बारे में और कैटल के सिद्धांत का मूल्यांकन आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे।